This conference will now be recorded. चलें जनाब, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोगों ने जो है वो क्लास वर्क नंबर 5 देखा था और क्लास वर्क नंबर 6 का मैंने आपको सॉल्व करने को दिया हुआ था, थर्ड क्वार्टर। अब बताइए क्या थर्ड क्वार्टर सॉल्व हो गया? पार्ट बी थर्ड क्वार्टर सॉल्व हो चुका है? कोई मसला, कोई परेशानी? आप उसमें मुझे बताएं। अब बजटिंग कहाँ से मुश्किल हो गया? क्या बजटिंग का चैप्टर अब मुश्किल होना चाहिए? इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल। आप ये कह रहे हैं कि क्लास वर्क 5 और क्लास वर्क 6 में कौन से जो है वो फॉर्मेट्स यूज किए गए हैं? तो पहली बात तो ये कि आपने यहाँ पे हमने सेल्स बजट के फॉर्मेट यूज किया है फॉर पार्ट ए, और पार्ट बी के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्रीज वाला एक इन्होंने फॉर्मेट दिखाया है, सेल्स बजट का और एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंटरी बजट। ये पार्ट क्लास वर्क 5 में किया है और क्लास वर्क 6 में आप खुद ही डिटर्मिन करें। एक तो हमने प्रोडक्शन यूनिट्स वाला बजट, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन बजट कहते हैं, और दूसरा हमने कौन सा किया है? डायरेक्ट मटेरियल बजट, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमने परचेजेस कितनी करनी है डायरेक्ट मटेरियल की। हाँ जी, ठीक है। चलो अच्छा, इधर इन्होंने फिर आगे इन्होंने भी पैक में भी इन्होंने फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं। अच्छा, ये जो क्लास वर्क 7 है इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर रही हूँ। क्लास वर्क 7 को हम स्किप कर रहे हैं। बीच में आपको नजर आ रहा है कि जी और भी इन्होंने बजट दिए हुए हैं। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि इन्होंने पैक में किस ऑर्डर में इन्होंने जो है बजट के फॉर्मेट्स लिखे हैं। ठीक है, क्या और लिखा है? पैक में कुछ और कहाँ लिखा है? मैं बता रही हूँ आपको, फॉर्मेट्स में ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है। हो सकता है पैक हैंडबुक में कोई फॉर्मेट उन्होंने हल्का सा डिफरेंट लिखा हो। आप इनफैक्ट ये भी देखेंगे कि सोल्यूशन में भी हमने थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट करके किया है, स्टडी टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट किया है। वो डेटा पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि भाई आपके पास किस तरह का डेटा अवेलेबल है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ऑब्वियसली बात है फिर सेल्स बजट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इस पॉइंट पे प्लीज कंफ्यूज मत हो कि जी पैक हैंडबुक में किसी और तरीके से किया हुआ है, हमने किसी और तरीके से किया है। तो बेटा वही है। और मैं क्या कहूँ? क्लोजिंग स्टॉक, एंडिंग इन्वेंट्री बजट, मैं यही तो कह रही हूँ। और क्या कह रही हूँ? मैंने भी यही बात बोली है। एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की उसका बजट, अब मैं उसको नाम उसको मैं क्लोजिंग स्टॉक बजट कहूँ, फिनिश गुड क्लोजिंग, मतलब क्या उसमें कंफ्यूजन क्या है शाहरुख? कोई कंफ्यूजिंग बात इसमें होनी नहीं चाहिए। स्टडी टेक्स्ट का इसमें हमने फिनिश गुड एंडिंग इन्वेंट्री का क्लास वर्क 6 के पार्ट ए में जनाब ये नहीं हुआ। प्रोडक्शन यूनिट्स बजट इस्तेमाल हुआ है, प्रोडक्शन बजट इस्तेमाल हुआ है उसमें। ठीक है, आपने प्रोडक्शन यूनिट्स आपके आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, चलें आगे चलें। बजटेड प्रोडक्शन आपने कैलकुलेट करना है, तो आप प्रोडक्शन वाला जो हमारा ये वाला जो है क्या कहते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। किधर गया स्टडी टेक्स्ट न्यू? बेटा फॉर्मेट्स में ऊपर नीचे डिफरेंस आ सकता है, प्लीज इस पे कंफ्यूज मत हो। और ना ही मेरे से बार बार ये मुझे ये पॉइंट रेस करें कि मैम उधर हमने कोई दूसरा फॉर्मेट इस्तेमाल किया था। आपने डेटा को और ऑब्जेक्टिव को देखना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है। उन्होंने ऊपर लिख दिया ओपनिंग स्टॉक, हमने बीच में लिख दिया। उन्होंने कहीं और लिखा, हमने कहीं और लिखा। ऑब्जेक्टिव बजट का पूरा होना चाहिए। डिटो कहीं पे भी आपको मैच होता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, आई कैप का पैक वाले सोल्यूशन से मैच शायद ना करे, हमारा ना आई कैप वाले से मैच करे ना पैक से मैच करे, बस हमें ऑब्जेक्टिव उस बजट का जो है वो पूरा करवाना है, दैट्स इट। अरे बेटा पता तो है कि कौन सा बजट बनाना है। इसमें क्या मसला आ रहा है? इसमें क्या किसी और को प्रॉब्लम आ रहा है कि बजट कौन सा बनेगा, एंडिंग लाइन क्या होनी चाहिए, वो बजट उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए? क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी
शाहरुख साहब के अलावा किसी और को कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा बजट बनाना है? उसमें तो वी ऑल आर क्लियर एंड सो इज पैक, सो इज आई कैप। आपसे बोला गया है कि आपने ये बताना है $281 ना, ठीक है। एक मिनट शाहरुख, मैं जरा देख कर आपको बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। 281 चले जी। ठीक है जी, ये तो सारा थियोरेटिकल इसमें एलिमेंट था पहले, फिर उसके बाद हमने नहीं 281, हाँ ये मैं थोड़ा आगे ही निकल गई हूँ ना, ये मैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स पर आ गई। हाँ जी, क्या मसला आ रहा है बताएं जरा, किधर प्रॉब्लम आ रहा है? मैं आप ये कह रहे हैं, आप क्लास वर्क 6 की बात कर रहे हो, क्लास वर्क 6 के अंदर इसको अब मुझे जरा देखकर बताएं, जो चीज हमने बनाई है क्या वो डायरेक्ट मटेरियल बजट वाली नहीं है? इनफैक्ट अब वो हेडिंग जो भी दे, पैक ने उसको जो भी हेडिंग दी है, क्या वो डायरेक्ट मटेरियल बजट वाला नहीं बना हुआ? हाँ जी, जरा मैं आपके सामने ही करती हूँ, जो भी उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसने? ये मैं क्या कह रही हूँ, ये रॉ मटेरियल बजट, ये इसने क्या लिखा हुआ है? बजटेड प्रोडक्शन ऑफ किट्स। तो हेडिंग में वो जो भी डाले, आप उससे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट पूरा करना है, ठीक है शाहरुख? इतनी ज्यादा निटी ग्रिटीज में जाएंगे तो फिर तो कंफ्यूजन होगी ना। ये क्या लिखा हुआ है? बजटेड प्रोडक्शन ऑफ किट्स, तो यानी कि ये प्रोडक्शन यूनिट ही है, ठीक है? ये प्रोडक्शन यूनिट ही तो उन्होंने बनाया है, प्रोडक्शन बजट ही तो बनाया हुआ है इन्होंने पार्ट ए के अंदर। क्या कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं, यही हमारा प्रोडक्शन बजट का ऑब्जेक्टिव होता है, और यहाँ पे अचीव हुआ हुआ है, एग्जैक्टली वही बजट बनाया हुआ है। क्या डिफरेंस है कोई? पार्ट बी के अंदर उसने क्या बनाया हुआ है? रॉ मटेरियल बजट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल बजट। हाँ जी बताइए। ऊपर उन्होंने एंडिंग इन्वेंट्रीज का नाम भी डाल दिया कि इस बजट में हमने एंडिंग इन्वेंट्रीज भी इसमें आ रही हैं। खैर है, डाला उन्होंने, डाल दिया तो बस अब क्या कर सकते हैं। हाँ जी, ओपनिंग का आपको नहीं पता, समझ आ रहा? क्लास ऑफ 6 के अंदर, क्लास ऑफ 6 में 35,000 यूनिट्स का तो नहीं है कहीं पे। 35,000 यूनिट्स ओपनिंग कहाँ पे आ रहे हैं बेटा? 35,000 यूनिट्स तो किसी के भी ओपनिंग नहीं है। 1,25,000 है क्वार्टर 1 के, 15,000 यूनिट्स मटेरियल ए के, मटेरियल बी के, और क्वार्टर 2 के जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं वो थर्ड क्वार्टर की ओपनिंग है। तो सेकेंड क्वार्टर की जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं बच्चे, वो तो फिर हमने कैलकुलेट किया ना। किस तरह से कैलकुलेट किया? आप इस तरह से देखो, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे किया है ना। ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे मैंने कल आपको समझाया था, आपने कल वाली क्लास ली है? चलें, ये मैं आपको फिर अलग से क्लास के एंड पे समझा दूंगी, ठीक है अनस? अब जरा आगे चले, बाकी सबको समझ में आ गया है ना? ये वही वाला पॉइंट, क्योंकि हम 10,000 के लॉट्स में खरीदते हैं, इस वजह से हमें 1,85,000 यूनिट्स के बजाय 1,90,000 यूनिट्स खरीदने होंगे। अनस मैं आपको फिर क्लास के बाद समझा दूंगी, ठीक है? चलें जी, अब हम जरा आगे अपना चलते हैं, और अब मैं आपको जो पैक में ऑर्डर चल रहा है, मैं अब उससे थोड़ा सा डेविएट कर रही हूँ, ठीक है? अगला जो इसमें पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया हुआ है वो किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है? लेकिन उसमें अच्छे खासे पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं, तो वो हम इंशाल्लाह कल और परसों इंशाल्लाह करेंगे उसको, ठीक है? तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं, हम डायरेक्टली आ रहे हैं। बाय द वे, जो सेक्शन 6 है पैक हैंडबुक का, मैंने सिर्फ क्लास ऑफ 7 अभी स्किप करवाया है, ठीक है? क्लास ऑफ 7 अभी हम स्किप कर रहे हैं। जो सेक्शन 6 है ये ऑलरेडी हम स्टडी टेक्स्ट से कर चुके हैं, ठीक है? इन्होंने बाकी सारे बजट के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, और ये मेरे ख्याल से ये मुझे वही नजर आ रहे हैं जो स्टडी टेक्स्ट वाले हैं, ठीक है? एग्जैक्टली वही इन्होंने टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया हुआ है।
तो इसलिए हम अगर इसको ना भी करें तो यू गेट द पॉइंट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस फ्रॉम द स्टडी टेक्स्ट, राइट। बाकी जो थ्योरेटिकल एलिमेंट है वो आप लोगों ने पढ़ना है, मैं आपको एंड में बोल दूंगी कि भैया आप जरा एक दफा स्टडी टेक्स्ट को गो थ्रू करें, उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली बात हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर एंटायरली थ्योरेटिकल इन नेचर, राइट, कि क्या पर्पसेस है बजटिंग के। अगेन वो थोड़ा बहुत मैं वैसे भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ह्यूमन एलिमेंट कहाँ कहाँ आ जाता है बजटिंग के अंदर, कैसे अफेक्ट करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लास वर्क 8 को भी मैं स्किप कर रही हूँ और मैं सीधा आ रही हूँ कहाँ पर, हमारा जो सेक्शन नंबर 8 है कैश बजट, उसके ऊपर हम आते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजे का भी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। कैश बजट एज द टर्म इटसेल्फ tells you what is this is the budget of future cash position, है ना, हमारी कितनी रिसीट्स होनी है, कितनी पेमेंट्स होनी है। तो ये काम तो हम एक और स्टेटमेंट में करते आए हैं और वो कौन सा स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो देयर आर सम डिफरेंसेस and some similarities between cash budget and the cash flow statement. सबसे important difference क्या है, cash flow statement तो बनता है past information को यूज करके, है ना। सबसे पहला डिफरेंस हम आ रहे हैं, डिफरेंस सबसे पहला क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपका बनता है पास्ट इंफॉर्मेशन को यूज करके, है ना, और जो हमारा कैश बजट है वो फ्यूचर इंफॉर्मेशन को, बेसिकली बजटेड एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करके बनाया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि हमें थोड़ा फॉर्मेट और थोड़े मेथड्स में भी डिफरेंसेस नजर आएंगे। फॉर्मेट में क्या डिफरेंस आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में करके हमने डिवाइड किया होता है ना अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंतहा से ज्यादा सिंपल तरीके से आपने चीजों को लेकर चलना है। जो कॉमनैलिटीज हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है कि इसमें हम इन दोनों को जब बनाएंगे तो हमने कैश बेसिस, बेसिकली हमने कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को देखना होता है ना। तो कितना आपके पास एक्चुअली कैश आया, कितना कैश गया, उसके ऊपर हमने फोकस करना है रादर देन आपकी सेल्स कितनी थी। सेल्स नहीं लिखनी होती, आपने ये देखना होता है कि उस सेल से कैश कितना आया। आपने ये नहीं बताना होता कि परचेजेस कितनी हुई, आपने ये बताना है कि परचेजेस करते हुए कैश आउटफ्लो कितना हुआ। आपने ये नहीं बताना कि एक्सपेंसेस कितने हुए, आपने ये बताना है कि एक्सपेंस को इनकर करने के बाद पेमेंट कितने की हुई। यू गेट द पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर पीरियड के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को देखते हैं दोनों सिनेरियोज में, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अगर आप देखो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने बस इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिवाइड किया होता है ना। कैपिटल एंड रेवेन्यू जो ट्रांजैक्शंस है उनके दरमियान ऐसा कोई हम डिस्टिंक्शन कर नहीं रहे होते। और कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट दोनों में आपने नॉन कैश आइटम्स को लेना ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ आवर कैश बजट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कि आप करते क्या हो कि आप शो कर रहे होते हो सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ये आपके सामने कैश बजट का फॉर्मेट दिया गया और आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना आसान है। इसको इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही नाम दे दिया, दिस इज एक्चुअली कैश बजट, ठीक है। ये सिंपली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की तरह, जिसमें आप लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा हुआ है ना। और अगर नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल से है अभी BFR 1 में ना, तो ये बिल्कुल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के उसमें आपने जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पढ़ा है बिल्कुल वही है। क्या हो रहा है, अगेन फॉर्मेट में ऊपर नीचे हो सकता है, हेडिंग्स में ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। जैसा यहाँ पे उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख दिया, हम कैश बजट लिखेंगे विच इज टोटली फाइन, नॉर्मल, दोनों चीजें आपकी सही हैं, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाते हो, पहले आपने सारे रिसीट्स दिखाने हैं। कितने सोर्सेज हैं रिसीट्स के, वैसे तो मेजर सोर्स ऑफ रिसीट क्या है फ्रॉम योर कस्टमर्स, है ना, या तो डेटर्स या फिर कैश सेल्स, यस, या दोनों, है ना। तो कैश सेल्स प्लस रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स हो गए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने डिस्पोज ऑफ किया, उससे आपको पैसे रिसीव हुए। शेयर कैपिटल आपने इशू किया, आपको उससे पैसे रिसीव हुए। आपका रेंटल इनकम है, कोई अदर इनकम आपके पास हुई कैश रिलेटेड, तो वो आपने यहाँ पे लिख दी। टोटल आपके पास आ जाएंगी यहाँ पे रिसीट्स। फिर आपने नीचे वाले सेक्शन में क्या लिखने हैं, सारी पेमेंट्स। मेजर सोर्स ऑफ, मतलब मेजर पेमेंट आप किसको करते हो, अपने सप्लायर्स को, ठीक है, फॉर कैश परचेजेस और टू योर क्रेडिटर्स फॉर क्रेडिट परचेजेस, यस। फिर आप एम्प्लॉइज को सैलरीज दे रहे हो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने खरीदा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस आपने सारी इकट्ठी लिख दी हैं, ठीक है, कोई डिस्टिंक्शन ऐसा आप नहीं कर रहे। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है, आपने कोई डिविडेंड पे किया, टोटल पेमेंट्स आ गई, है ना।
टोटल पेमेंट्स आ गई। फिर आपने क्या किया, फिर आपने रिसीट्स और पेमेंट्स को नेट ऑफ कर दिया। अगेन ये फॉर्मेट वेरी कर सकता है, ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऊपर लेके जा सकते हैं, मतलब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन की गुंजाइश है इसमें भी, ठीक है। तो क्या हुआ, करंट पीरियड में नेट कैश इनफ्लो आ गया, है ना। ये जनवरी के अगर हम देखें हैं तो 400 रुपीज का उन्होंने रिसीट्स दिखाई है और 380 की उन्होंने पेमेंट दिखाई है। तो आपने नेट कैश निकाल लिया कि भाई नेट कैश इनफ्लो इन द मतलब बजटेड जो आपका है नेक्स्ट पीरियड में, ये करंट पीरियड नहीं होगा, ये क्या होगा, जो हमारा अपकमिंग फ्यूचर है उसमें हम ये बजट कर रहे हैं कि जनवरी के महीने में नेट कैश इनफ्लो होगा 20 मिलियन रुपीज का, ठीक है। फिर इसमें आपने क्या किया, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, 5 रुपीज है। तो क्या मतलब हुआ, जनवरी के एंड में इसका मतलब है आपका कैश बैलेंस कितने पर आ जाएगा, 25 पे आ जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज फिगर्स आर व्हाट बजटेड। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल हो गया, है ना। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हमने लेके चलनी है, लेकिन खैर अभी वो इतनी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। वो जब हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस पे आएंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। क्लास वर्क नंबर 9 पर आ जाते हैं और क्लास वर्क नंबर 9 की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर हम आते हैं। तो रिक्वायरमेंट बेसिकली वो मैं यहाँ से प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक इस तरीके का हुआ है। रिक्वायर्ड है कैश बजट फॉर ईच ऑफ द मंथ्स ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च 1998 इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड बैंक इंटरेस्ट। यानी कि उसने काफी चीजें आपको कह दी है कि भाई जो दिमाग में आती हैं प्रैक्टिकल, उन सब चीजों को इग्नोर करें। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है। अब इसके अंदर कैश बजट के सवाल में हमें एक चीज बड़ी मतलब जिसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, वो ये होता है कि भाई पेमेंट की पॉलिसी क्या है, रिसीट्स की पॉलिसी क्या बताई हुई है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, क्या मतलब हुआ है इसका, उसको एक दफा जरा देख लेते हैं। तो एनी केस हमें समझ में आ गई कि हमने जनवरी, फरवरी और मार्च की 3 महीनों के कैश बजट बनाना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, Getwell Limited, Murray, a private convalescent home had 2,000 patient days per month capacity. Apparently, this is some sort of a शायद old, मुझे exactly नहीं पता the meaning of this convalescent home, but I think it looks seems like ये कोई जैसा होता है कि old home होता है या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई ये लोग medical services provide कर रहे हैं, right? तो they had 2,000 patient days per month capacity. क्या मतलब हुआ कि हर महीने के हर दिन, मतलब हर महीने जो है आपके पास 2000 पेशेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं, अज्यूमिंग कि भाई हर दिन एक ही पेशेंट हमारे पास आ रहा है। तो 2000 पेशेंट डेज हो गया पर मंथ कैपेसिटी। द कैपेसिटी इज रेज्ड टू 3000 पेशेंट डेज पर मंथ फ्रॉम फरवरी 1998। तो याद रखिएगा, हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, हमें 3 महीनों के कैश बजट बनाना है, ठीक है। तो फरवरी से क्या हुआ है, इनके 3000 पेशेंट डेज जो है वो हो गए हैं 2000 से, बढ़ गया इसका। There was no change in rupees 300 charged on the basis of number of patient days per month. Hospital bills are paid. अब ये हमारी इनकम है, ठीक है। हम जो चार्ज करते हैं अपने पेशेंट से, वो चार्ज करते हैं 300 रुपए पर पेशेंट पर डे, ठीक है, ठीक है। 300 रुपए पर पेशेंट पर डे हम उनसे चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ नंबर ऑफ पेशेंट्स की आपके पास कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है। फिर वो कह रहा है हॉस्पिटल बिल्स आर पेड। वो क्या कह रहा है, हॉस्पिटल बिल्स आर पेड 40% बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इनवॉइस। क्या मतलब हुआ इस बात का, ये जो पॉलिसी है, ये पहला ही पॉइंट है इसका टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द गिवन क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। तो क्या है इसका, तो वो हमने देखना है, और ये हम सेकंड थर्ड टेक्निकल पॉइंट है उसको भी डिस्कस इसी में कर रहे हैं, ठीक है। चेंजेस इन पॉलिसी टू मेक अर्लियर एंड लेटर मंथ रेलेवेंट, इसको हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये, 40% बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इनवॉइस। हाँ जी, क्या मतलब हुआ इसका, हॉस्पिटल बिल्स आर पेड 40% बाय द एंड ऑफ मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इनवॉइस। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ना अज्यूम हम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, एक पेशेंट आया कौन से महीने में, नवंबर के महीने में, है ना, ठीक है। तो उसको इनवॉइसिंग कौन से महीने में होगी, उसको नवंबर में होगी, जाहिर सी बात है, उसने नवंबर के महीने में हमारे जो है वो फैसिलिटीज अवेल की, ठीक है जनाब। अच्छा, मैं जरा यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरा पेशेंट जो है
मेरी इनवॉइसिंग कौन से महीने में हो रही है? मेरी इनवॉइसिंग हो रही है नवंबर में। नाउ लेट्स वर्क दिस आउट। अब उसने आपको ये कहा है, बल्कि एक काम ये करते हैं, हम 100 पेशेंट्स ले लेते हैं। 100 से हमें ज्यादा बात समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में लिखा हुआ है ना, ठीक है, परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि भाई 100 पेशेंट्स आए नवंबर के महीने में, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे मेंशन कर देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। नवंबर के महीने में 100 पेशेंट्स आए और आपकी सर्विसेज उन्होंने अवेल की, ठीक है। अच्छा जी, उनको इनवॉइसिंग होगी नवंबर के महीने में। अब वो क्या कह रहा है, जो 40% लोग हैं, है ना, हॉस्पिटल बिल्स आर पेड 40% बाय द एंड ऑफ मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इनवॉइस। तो हम इसको ये ले लेते हैं कि 100 में से 40 लोग कब पे करेंगे आपको ये 300 रुपए? कब पे करेंगे? बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इनवॉइस। अच्छा जी, कौन सा मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इनवॉइस है? विच मंथ फॉल्स आफ्टर द मंथ ऑफ इनवॉइस? ये हो गया फॉलोइंग द मंथ ऑफ इनवॉइस। हाँ जी, फॉलोइंग द मंथ ऑफ इनवॉइस आपका हो गया दिसंबर। अब जरा हम इसको वर्कआउट करते हैं। 40% विल पे बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इनवॉइस। तो क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है कि 40% लोग यानी कि 40 पेशेंट्स विल पे इन दिसंबर? दे विल पे बाय द एंड ऑफ दिसंबर, यस, दे विल पे बाय द एंड ऑफ, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया दिसंबर से। अच्छा जी, फिर जो 50% है, दे विल पे 1 month लेटर द एंड ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। व्हाट इज द सब्सिक्वेंट मंथ? इट इज दिसंबर, है ना, ये दिसंबर है सब्सिक्वेंट मंथ। वो कह रहे हैं 50% लोग उसके भी 1 महीने बाद करेंगे, एंड ऑफ दिसंबर के भी 1 month लेटर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास हो गया 1 month लेटर। हमारा इसका मतलब ये हुआ कि 50% लोग यानी कि 50 पेशेंट्स कब पे करेंगे? 1 month लेटर द एंड ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, यानी कि दिसंबर में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जनवरी में, सॉरी, ठीक है, ये मेरे पास हो गया जनवरी, ठीक है। अब बाकी क्या बचा? 10% लोग विल पे 1 further month लेटर, यानी के 1 further month लेटर में, यानी के फरवरी के अंदर ही आ गया, फरवरी में कितने लोग पे करेंगे? फर्दर 10 people। इज दैट क्लियर? तो यानी कि हमारे पास कुछ यूं बनता है, हमारा पैटर्न कुछ यूं बनता है कि जो बंदा जिस महीने आके आपकी सर्विसेज अवेल करेगा, वो उससे अगले महीने से अगले महीने पे शायद करे, या उससे अगले महीने पे करे, या उससे भी अगले महीने पे करे, यानी कि पेमेंट जो हमें होगी, रिसीव होगी, वो सर्विसेज देने के अगले महीने से स्टार्ट होगी। इज दैट क्लियर? अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट रिसीट्स, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब ये चीज हमें किस चीज में हेल्प करेगी? ऑब्वियसली बात है रिसीट्स की कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि हमें ये देखना है कि भाई कौन से महीने में हमें कितने कैश रिसीव हो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर पेशेंट पर डे आर रिपोर्टेड। स्टाफ सैलरी जो है वो 60 रुपीज पर पेशेंट पर डे, ठीक है। फूड एंड प्रोविजन, उन्होंने आज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करनी है, ठीक है। आपका ओपिनियन भी हो गया, बेसिस पर ओपिनियन भी हो गया, अब आपने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट याद करना है। हार्डली 5 या 6 सफ़े होंगे, इस ऐसी 4 लाइनें आप लोगों ने हो जो नहीं है फिर। This conference will now be recorded. हाँ जी, तकरीबन सब लोग क्लास में आ गए हैं।
तो क्लास में अटेंडेंस जो है ना वो रिक्वेस्ट है, जैसे दिन रोज कम से कम होती जा रही है, ठीक है। आज मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, तो जो लोग पेपर देने के बारे में बाकी सीरियस हैं, को आपका राइटिंग शुड इंश्योर कि वो सारी क्लासेस अटेंड करें। 7th को बहुत कम लोगों का लॉ का पेपर है, दिन ब दिन। वेरी नाइस। उनके अलावा बाकी सब लोगों का मंडे को ही टेस्ट होगा, ट्यूसडे तो मंडे को ही टेस्ट होगा, सैटरडे और संडे लगाकर। सैटरडे को कोई और मिड टर्म तो नहीं होता लॉ के अलावा? अब्दुल रहमान है, दोनों अब्दुल्ला है, लेकिन इनके बाद काफी सारे नाम आते हैं जो नहीं है। फिर फरा और हमजा है। लड़कियां काफी सारी जो है ना वो रेगुलर नहीं है, तैयबा नहीं है जी। शाहरुख आपके नाम के नीचे तो तुर्कन है शाहरुख, ठीक है जी। ओपिनियन डिफरेंट है तो ये क्या, एक फाइनेंशियल हमने उठाई थी, उसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन थी, दूसरी सिनेरियो आता है, कहते हैं हमें भी बता दें। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर पेशेंट पर डे आर रिपोर्ट 100 rupees per patient per day. Dressing हाँ जी, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब ये चीज हमें किस चीज में हेल्प करेगी? ऑब्वियसली बात है रिसीट्स की कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि हमें ये देखना है कि भाई कौन से महीने में हमें कितने कैश रिसीव हो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर पेशेंट पर डे आर रिपोर्टेड। स्टाफ सैलरीज जो है वो 60 रुपीज पर पेशेंट पर डे, ठीक है। फूड एंड प्रोविजन 100 रुपीज पर पेशेंट पर डे। ड्रेसिंग एंड मेडिकमेंट्स 30 रुपीज पर पेशेंट पर डे। ओवरहेड्स ऑन अ मंथली बेसिस आर, अब उसने आपको ये बता दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जब पेशेंट डेज 2000 थे, यानी कि सिर्फ जनवरी का महीना है ना, सिर्फ जनवरी के महीने में 2000 पेशेंट डेज हैं। फरवरी मार्च 2 महीने क्या हो जाएंगे, 3000 पेशेंट डेज हो गए, है ना। तो फरवरी के महीने में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जनरल स्टाफ ओवरहेड्स और अदर एक्सपेंसेस हो गए ये, और फरवरी और मार्च के महीने में ये हो गए। अब हमें ये देखना है कि क्या इनकी पेमेंट्स भी उसी महीने में हो रही है या नहीं हो रही, है ना, वो भी तो डिपेंड करता है। तो हमें तो पेमेंट के ऊपर फोकस करना है। अब नीचे वो आपको उसने क्या दे दिया है, मोड्स ऑफ पेमेंट दे दी। क्या मोड्स ऑफ पेमेंट दे रहा है? सैलरीज आर पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्या मतलब हुआ? जनवरी की सैलरीज जनवरी में ही पे की जाएंगी, है ना। ड्रेसिंग्स एंड मेडिकमेंट्स पेड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग मंथ ऑफ रिसीट। हाँ जी, ये बताइए, पेड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग मंथ ऑफ रिसीट, ये क्या समझ में आ रहा है? जिस महीने आपने ड्रेसिंग्स वगैरह रिसीव की, एग्जैक्टली जनवरी की पेमेंट कब होगी? फरवरी में, अगले मंथ के, यानी कि अगले महीने हम कह दें, यानी कि दिसंबर की पेमेंट जनवरी में होगी, जनवरी की पेमेंट फरवरी में होगी, फरवरी की पेमेंट मार्च में होगी, मार्च की पेमेंट अप्रैल में होगी, ठीक है। तो जिस महीने आपने ड्रेसिंग्स रिसीव की, ठीक है, मेडिकेशंस आपने परचेज किए ना, आप परचेज करोगे,
तो जिस महीने आपको ड्रेसिंग्स और ये मेडिकेशंस वगैरह रिसीव होंगी उससे अगले महीने आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। फूड एंड प्रोविजन रिसीव्ड थ्रू द मंथ, वो कह रहा है कि जी वो पूरे महीने में आपको ग्रेजुअली वो आप रिसीव करते जाओगे फूड एंड प्रोविजन, पेड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग रिसीट, इसका भी क्या है अगले महीने, है ना। पेड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग रिसीट, दोनों सेम ही बात हो रही है कि जनवरी में आपने जो खाना वाना और बाकी खाने पीने वाली चीजें रिसीव की होंगी अपने सप्लायर से, आपने उसकी पेमेंट करनी है फरवरी में। फरवरी में जो रिसीव की होंगी उसकी पेमेंट करनी है मार्च में, तो ये भी अगले महीने का हो गया। अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट रेंट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस की वो बात क्या कर रहा है, पेड एट द एंड ऑफ द मंथ इन विच इनकर्ड, वही वाली बात हो गई कि उसी महीने हमने पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो जनवरी की पेमेंट जनवरी में ही होगी। आगे चलते हैं, रेंट ऑफ द प्रेमिसेस क्या कह रहा है, रूपी, अब वो हर महीने नहीं पे हो रहा रेंट ऑफ द प्रेमिसेस, वो क्या हो रहा है 6 लाख पर एनम है इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन 25th फरवरी एंड 28th अगस्त। तो हमने जनवरी फरवरी मार्च का बनाना है सिर्फ कैश बजट, राइट। तो हमारे पास सिर्फ फरवरी के महीने में कितनी पेमेंट आ रही होगी, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है तो 3 लाख की पेमेंट हमारे पास आ रही होगी सिर्फ फरवरी के कॉलम में, है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन आपका उसमें नहीं आएगा, कैश बजट में ये नहीं आना चाहिए, है ना, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं, आगे वो क्या कह रहा है, अब वो देखते हैं ना मोहसिन, उसने हमें इसका बता दिया, अब इसमें हमें देखना है कि कहीं कोई नॉन कैश आइटम तो नहीं शामिल, ठीक है, इसमें कहीं कोई नॉन कैश आइटम शामिल तो नहीं है। अपेरेंटली मुझे तो नहीं हो भी सकता है। 2,40,000 पर एनम है ना, जरा पर मंथ निकालें कितना निकलता है। 2,40,000 पर एनम है तो 2,40,000 को 12 से डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है 20,000 ना। तो हमें पहले ये देखना है कि ये किसी एक्सपेंस का पार्ट ऑलरेडी है तो नहीं, तो आपको लग नहीं रहा कि ये अदर एक्सपेंसेस का पार्ट होगा, है ना, लग रहा है ना, मुझे भी यही लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। देखते हैं ना आगे क्या कह रहा है वो। At the end of December 1997, Getwell Limited had an overdraft of rupees 500,000 from a commercial bank. तो ये आपके पास क्या आ गया, आपको उसने बता दिया कि आपका जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो ये है ना। चलें जी आगे चलते हैं, वो क्या, अब अगेन कैश बजट हमने बनाना है तो पहले तो हमें रिसीट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, है ना। जरा करते हैं किस तरीके से बनेगा, रिसीट्स आपकी किस तरीके से बनेंगी, किस तरीके से आपकी, आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से सारा करना है, लेकिन आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। कैश बजट का अब हम फॉर्मेट क्या करेंगे, हमारी एंटिटी का नाम है गेटवेल लिमिटेड, तो वी विल बी ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद दिस, ठीक है जी, गेटवेल लिमिटेड, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये हम अभी क्या बना रहे हैं, कैश बजट, और फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च, इन्होंने हमें कोई साल दिया हुआ है 1998, बिल्कुल ठीक है, जनवरी फरवरी एंड मार्च 1998, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, टोटल का कॉलम तो ऐसा नहीं बनाना, जनवरी का कॉलम बनाया, फरवरी का कॉलम बनाया और मार्च का कॉलम बनाया, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास हेडिंग आ गई। अब सिंपल हमने जिस तरह का फॉर्मेट पढ़ा है उससे हम तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद रिसीट फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं तो हमारे पास देयर इज जस्ट वन सोर्स ऑफ रिसीट, और कोई रिसीट नहीं है, कोई अदर इनकम नहीं है, कोई इन्होंने नॉन करंट एसेट जो नहीं बेचा, ठीक है। तो जरा मुझे कैलकुलेट करके जल्दी से बताते, जनवरी के महीने में कितनी रिसीट्स हुई हैं, आपको कितने पैसे रिसीव हुए होंगे ये हॉस्पिटल के चार्जेस की, जरा वर्कआउट करके बताएं। आपको ये जो पूरा ये वाला जो सेक्शन है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सारा इस्तेमाल होगा। जल्दी से मुझे वर्कआउट करके बताएं जनवरी के महीने की कितनी रिसीट्स हैं।
ये तीनों मंथ्स की जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं। साइम आपका आंसर ठीक नहीं है बेटा, दोबारा रिविजिट करें इसको। चलें, बिल्कुल ठीक। शाजेब, मोहसिन, आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक है। हम जरा जनवरी से बात अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जनवरी के महीने में, जी बिल्कुल, जनवरी के महीने में अब हम जरा यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल चार्जेस के नाम से हम जरा देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलें जी, ये हम आते हैं वर्किंग नंबर 1 में। थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, ठीक है, 8-10 लाइनें छोड़ दें या अगले पेज पे वर्किंग की हेडिंग डालें। वर्किंग 1 में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जनवरी की, ठीक है। जनवरी की जब हम बात करते हैं तो मुझे आप बताइए जनवरी में हम कौन कौन से महीनों की रिसीट कर रहे होंगे। पहले इसको देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जनवरी के महीने में जनवरी की तो कोई रिसीट होगी नहीं, क्योंकि जनवरी की रिसीट कब से शुरू होनी है, फरवरी से, है ना। जो 40% आपका काम शुरू होना है वो 40% आपको पेमेंट रिसीव होगी फरवरी में, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में। यानी कि जिस महीने हम सर्विसेज दे रहे हैं उससे अगले महीने, उससे अगले महीने और उससे अगले महीने, अगले 3 महीनों में आप पैसे रिसीव करते हो, ठीक है। अब मुझे आप बताएं, जनवरी के महीने में अब जरा हम पीछे चलते हैं, ठीक है। मुझे बात बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी के महीने में दिसंबर की पहली पेमेंट होगी, है ना। अब अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर की पेमेंट कब होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च। इज दैट क्लियर, है ना। तो जनवरी के महीने में दिसंबर की, मैं इसकी इस तरह से वर्किंग कर लेती हूँ, ठीक है। जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में, तीनों महीनों में दिसंबर की हमें पेमेंट्स रिसीव होनी है ना। मुझे बात बताइए, दिसंबर में कितने आपके पास कैपेसिटी थी, वही 2000 पेशेंट्स की, है ना, पर डे, राइट। 2000 पेशेंट्स पर डे की आपके पास कैपेसिटी थी। 300 रुपए पर पेशेंट आप चार्ज करते थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीनों में दिसंबर की आपने पेमेंट रिसीव करनी है, लेकिन जनवरी में कितनी करनी है, 40%, है ना, इंटू 40%। फरवरी में कितनी करनी है, इंटू 50%। और मार्च में कितनी करनी है, इंटू 10%। इज दैट क्लियर। तो मैंने यहीं पे वर्किंग कर दी जनवरी, फरवरी और मार्च की। आपने इस तरीके से काम कर लेना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो 2000 इंटू 300, टोटल जो हमें पैसे रिसीव होने हैं ना दिसंबर के, वो होने हैं 600 मिलियन, है ना। 600 मिलियन हमें रिसीव होने हैं, जिसमें से 40% हम रिसीव कर रहे हैं जनवरी के महीने में, यानी कि 240,000 है, 240 मिलियन है। मिलियंस में है ना, मैं फुल फिगर में लेके जा रही हूँ, ठीक है। मैं फुल फिगर में मैं अपना आंसर लेके जा रही हूँ, ठीक है जनाब। तो 240 मिलियन मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। फरवरी के महीने में कितना है, 600 मिलियन का 50%, ठीक है। और मार्च के महीने में कितना है, अच्छा मैंने मेरे ख्याल से कोई वर्किंग यहाँ पे एक्स्ट्रा, इंटू 300 इंटू 40, ये मैंने ज्यादा कर दिया, एक जीरो मैंने ज्यादा डाल दिया, ठीक है। 240,000 दिया, ठीक है। 300,000 है, मैंने दो तीन जीरोस एक्स्ट्रा डाल दिए थे, इंटू 10%। इज दैट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब हम कहाँ जाते हैं, नवंबर के महीने में आ जाते हैं, ठीक है। नवंबर के महीने में आ जाते हैं। नवंबर की पेमेंट्स होंगी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, है ना।
दिसंबर के महीने का तो आपने काम करना ही नहीं है, तो सिर्फ जनवरी और फरवरी में होना है। तो मुझे बात बताइए, नवंबर में भी 2000 पेशेंट बेड्स थे आपके पास, है ना, इंटू 300 इंटू क्या हो जाएगा। अभी हम प्रीवियस मंथ्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पिछले महीनों की पेमेंट्स हमारे करंट पीरियड में भी फॉल करी ना। अभी हम अपने अगले महीनों पे भी आएंगे, उसकी फिक्र ना करें, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताएं, नवंबर की पेमेंट, नवंबर के महीने में जो आपने काम किया था, नवंबर के महीने की पेमेंट्स आपने कब से रिसीव करना शुरू की होंगी? दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, है ना। दिसंबर में आपने रिसीव किया 40%, जनवरी में रिसीव करेंगे 50% और फरवरी में कितना रिसीव करेंगे? 10%। इज दैट क्लियर? तो यानी कि नवंबर की पेमेंट्स आपको मार्च में रिसीव नहीं होनी। यहाँ तक बात समझ आ गई? 2000 into 300 into 50%, 2000 into 300 into 10%। इज दैट क्लियर? और मार्च में आपने कोई पेमेंट रिसीव नहीं करनी नवंबर के महीने की, ये बात तो डन हो गया, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा अब जरा अक्टूबर में चले जाते हैं। अक्टूबर का बताइए, क्या अक्टूबर का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? मुनीबा प्लीज मुझे पहले इसको कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपके क्वेश्चन पर आती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अक्टूबर पे पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। जरा अक्टूबर का देखते हैं। अक्टूबर की पेमेंट आपको कब से रिसीव करना शुरू हुई होगी? नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। यानी कि करंट पीरियड में हमारा सिर्फ जनवरी, और जनवरी में हमारा 3rd मंथ होगा, है ना। कितना हमने रिसीव किया होगा? 2000 into 300 into 10%। ये बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? अच्छा मुझे बात बताइए, हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं ये सवाल, इसका जवाब कौन देगा? हम क्यों पिछले महीनों को कंसिडर कर रहे हैं? अभी फ्यूचर महीनों को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन जरा पहले पास से शुरू करते हैं ना। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो करंट मंथ्स है ना, जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च में हमें पिछले गुजरे हुए महीनों के भी तो कैश इनफ्लोज हो रहे हैं बेटा। हमें कैश रिसीव होना है अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों का। बेटा हम रिसीट्स निकाल रहे हैं ना। हम जनवरी, फरवरी, मार्च में ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें पैसे कितने रिसीव होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात मुनीबा। हमें जनवरी, फरवरी, मार्च में पिछले महीनों के पैसे नहीं रिसीव करने। कैसे करना चाह रही हैं वर्किंग? आप वर्किंग कैसे करना चाह रही हैं? इसके अलावा और कैसे वर्किंग हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकती है कि आप अक्टूबर को पहले लिख लें, ये लें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे स्टार्ट कर लें। यही काम हो, इसी तरह से हो सकता है। मैं रीअरेंज जिसको इस तरह से कर लूं। अक्टूबर से हम काम अगर स्टार्ट करें, हम ये कहेंगे कि अक्टूबर में जो हमने सर्विसेज दी थी उनकी पेमेंट्स हमें रिसीव होनी है। नवंबर, दिसंबर तो गुजर गया, जनवरी में हमें उनका 10% रिसीव होना है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? 60,000 रुपीज कैलकुलेशन में मसला है, ठीक है। 60,000 रुपीज बनता है। फिर जो नवंबर में हमने सर्विसेज प्रोवाइड की थी वो कर दी हैं, वो पास हो चुका। फ्यूचर अब पीरियड कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। जो हमने नवंबर में सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उनकी हमें पेमेंट्स रिसीव होनी है हमारे पेशेंट से कब? दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, जो कि दिसंबर गुजर चुका है। जनवरी, फरवरी में हमें कितने पैसे रिसीव होंगे नवंबर की सर्विसेज के? वो रिसीव होंगे 50% और 40%, ठीक है। 50% और 10%, सॉरी, राइट। जो दिसंबर का महीना गुजरा था उसमें हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसके अंदर आपको उसकी पेमेंट्स कब कब रिसीव होंगी? जनवरी, फरवरी, मार्च में। और ये जनवरी, फरवरी, मार्च हमारे तीन फ्यूचर मंथ्स हैं, उन्हीं का हमें बजट डालना है। तो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च में ये अगेन ये अक्रूवल बेसिस अब डिफरेंट हो गया ना। हम तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि रिसीट्स कितनी होंगी, पैसे कितने रिसीव होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में। इज दैट क्लियर? अब हम जरा आते हैं कौन से महीने पे? अब हम आ जाते हैं जरा जनवरी के महीने पे। अब मुझे बात बताइए, जनवरी के महीने में आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की करेंगे बेसिकली, है ना, जो जनवरी के महीने में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसकी पेमेंट आपको कब रिसीव होगी? फरवरी और मार्च में, है ना। फरवरी, मार्च और अप्रैल में, यस और नो? जो जनवरी में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसकी आपको पहली बात तो ये कि उसके पैसे आपको जनवरी में नहीं मिलेंगे, उसके पैसे आपको कब मिलेंगे? फरवरी, मार्च और अप्रैल में। अप्रैल का तो आपको बनाना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, जनवरी में भी यही हिसाब था ना, 2000 पेशेंट डेज होंगे, है ना।
2000 पेशेंट डेज होंगे, तो 2000 पेशेंट डेज पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 300, कह रहा है कि वो चार्जेस पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ रेलिवेंट है 40 और 50%। इज दैट क्लियर? हमने सिर्फ 40 और 50% लेना है क्योंकि हमने फरवरी और मार्च के ही बताना है। यहाँ तक बात समझ आई? 2000 इंटू 300 इंटू 40%, तो ये आपके पास आ गया 2,40,000 और ये आपके पास आ गया। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं, फरवरी के महीने पे आते हैं। फरवरी के महीने में जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनकी पेमेंट आपको जनवरी में ऑब्वियसली बातें नहीं मिलेगी, फरवरी में भी नहीं मिलेगी। उसकी पेमेंट आपको कब से रिसीव होना शुरू होगी? मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च अप्रैल, है ना? तो इसमें सिर्फ हमारे लिए मार्च रेलेवेंट है। लेकिन यहाँ पे अब एक हमारे पास आ जाएगा चेंज। क्या चेंज आएगा? फरवरी ऑनवर्ड्स आपके कितने पेशेंट डेज हो जाएंगे? 3000 पेशेंट डेज हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो हमें पेमेंट भी रिसीव होगी वो 3000 के हिसाब से ही होगी। इज दैट क्लियर? और वो होगी सिर्फ और सिर्फ मार्च में, है ना? तो हमें फौरन से अगले महीने हमें कितने परसेंट रिसीव होता है? 40% रिसीव होता है। यहाँ तक ये बात अब सब समझ में आ रही है? जिनको कंफ्यूजन थी पहले पिछले महीनों का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पिछले महीनों की सर्विसेज की पेमेंट्स कुछ हमारी जनवरी फरवरी मार्च में भी फॉल कर रही हैं, ठीक है? फिर हमने करंट पीरियड के देख लिए कि करंट पीरियड के कौन से लेंगे। अच्छा मुझे बात बताएं, यहाँ पे क्या मार्च को कंसिडर करने की जरूरत है? क्या यहाँ पे हमें ये देखने की जरूरत है कि मार्च की जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे उनकी पेमेंट कब होगी? वो तो अप्रैल ऑनवर्ड्स होगी और हमें अप्रैल का बजट थोड़ी बनाना है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक बात अब समझ में आती है मुनीबा, बाकी सब स्टूडेंट जिनको कंफ्यूजन हो रहा था? तो हमारे पास जो टोटल रिसीट्स हो रही हैं, जो कैश में हमें टोटल पैसा मिलेगा हॉस्पिटल चार्जेस की मद में, वो जनवरी फरवरी मार्च का ये होगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? अब अगेन इसमें भी कोई सीमैक था ही नहीं, इसमें कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात ही नहीं थी, ठीक है? तो हमने यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च का ये लिख दिया 200 इंटू 3000। नहीं, आप कंफ्यूजिंग हो सकता है शायद, ये प्रॉपरली वर्कआउट करें। दैट्स इट। एक ही हमारे पास वो है रिसीट का एक ही सोर्स है। एक दफा फिर चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास इसके अलावा कोई अदर इनकम वगैरह तो नहीं थी, कोई हमने स्क्रैप सेल वगैरह तो नहीं की, कुछ भी ऐसा नहीं किया, है ना? तो हम इसको क्या कर देंगे, ये हमारे पास आ गया टोटल रिसीट्स। डबल लाइन लगा दें, फॉर्मेट में भी इसी तरीके से था, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारे पास आ गया टोटल रिसीट्स, है ना? ये हमारे पास आ गई टोटल रिसीट्स। अब हम आएंगे किसके ऊपर? पेमेंट्स के ऊपर, ठीक है? अब पेमेंट्स पे आते हैं और पेमेंट्स आपको पता है कि ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, तो जरा जल्दी से उनके ऊपर आ जाते हैं। ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में सारी चीजें बोली गई हैं, ठीक है? अब हम आते हैं जरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर पेशेंट पर डे कितना है। स्टाफ सैलरीज आप पे करते हो 60 रुपीज, 60 रुपीज पर पेशेंट डे, ठीक है? यानी कि आपको टोटल अमाउंट निकालने के लिए 60 को पहले 2000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और 3000 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे भी रेलेवेंट आएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी? अब जरा हम स्टाफ सैलरीज का देख लेते हैं। स्टाफ सैलरीज के बारे में वो क्या कहता है? दे आर पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि जनवरी की पेमेंट जनवरी में ही होगी, दिसंबर की पेमेंट दिसंबर में ही होगी, फरवरी की पेमेंट फरवरी में ही होगी। तो क्या इसमें अब वो मसले वाली बात है? कोई मसले वाली बात नहीं है। स्टाफ सैलरीज को अब हमने क्या करना है, इधर देख लेंगे क्या करेंगे। क्या हमारी कैलकुलेशन होगी? 60 रुपी पर पेशेंट डे है, तो जनवरी के महीने के कितने हैं? 2000 है ना? फरवरी में भी कितने हैं? फरवरी में 3000 हो जाएंगे और मार्च में भी 3000 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, ये बात सबको समझ आ रही है? मैंने वर्किंग यहीं पे दिखा दी, जो मैं कोलन लगा रही हूँ इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है ना कि मैंने 60 को मल्टीप्लाई करना है 2000 से जनवरी में, 60 को मल्टीप्लाई करना है 3000 से फरवरी में और मार्च में, क्योंकि फरवरी और मार्च ऑनवर्ड जो है वो पेशेंट डेज आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये सिंपली हो गया। आपके पास पेमेंट आ गई 60 इंटू 2000। इसको ब्रैकेट्स में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले पेमेंट को सबको टोटल करके फिर अल्टीमेटली नीचे माइनस ही करेंगे, ठीक है?
60 मल्टीप्लाइड बाय 3000 और 60 मल्टीप्लाइड बाय 3000। तो ये तीनों पेमेंट्स आपके पास आ गए इन तीनों महीनों में। आगे चलते हैं, स्टाफ सैलरीज के बाद अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट है फूड एंड प्रोविजंस का। फूड एंड प्रोविजंस के बारे में वो क्या कह रहा है? पेड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग रिसीट। तो जनवरी के महीने में जो आपको फूड एंड प्रोविजन रिसीव हुआ उसकी पेमेंट होगी फरवरी में, है ना। अब अगर हम पीछे से चले, दिसंबर में जो पैसे, जो चीज आपको रिसीव हुई, फूड वगैरह रिसीव हुआ था दिसंबर में, उसकी पेमेंट जनवरी में हो रही होगी, है ना। तो अब हम उधर से स्टार्ट करेंगे ना, दिसंबर से हमें स्टार्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? फूड एंड प्रोविजन हमारा हो जाएगा, वही कैलकुलेशन होगी, लेकिन अब फर्क होगा, दिसंबर के महीने से हमने काम स्टार्ट करना है, ठीक है। जनवरी में तो आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, वो हो रही है दिसंबर की। दिसंबर में 2000 पेशेंट डेज थे, है ना। अच्छा जी, फिर हम आते हैं फरवरी में। फरवरी में जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी 2000 के हिसाब से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फरवरी में जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है जनवरी की। इज दैट क्लियर? और जनवरी में कितने पेशेंट डेज थे? 2000 ही थे। बात समझ आ रही है? फरवरी में जो पेमेंट होगी वो होगी जनवरी की, और जनवरी में भी 2000 पेशेंट डेज थे, तो यहाँ पे हमने 3000 नहीं लेने। हाँ, मार्च में जो पेमेंट होगी वो होगी 3000 पेशेंट डेज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मार्च में पेमेंट होगी फरवरी की, और फरवरी से ऑनवर्ड 3000 पेशेंट डेज होना शुरू हो गए थे। आई होप दैट्स क्लियर। 100 into 2000, 100 into 2000, 100 into 3000। चले, आई होप यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है, क्रिस्टल क्लियर है। आगे चलते हैं, ड्रेसिंग एंड मेडिकमेंट्स वो कह रहा है 30 रुपी पर पेशेंट डे। उसने बता दी। ड्रेसिंग्स के बारे में वो क्या कह रहा है? पेड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग मंथ ऑफ रिसीट। तो वही वाली बात होगी, है ना। मंथ ऑफ रिसीट कौन सा होगा? दिसंबर में जो चीज रिसीव की, जो ड्रेसिंग्स और मेडिसिन आपने अपने सप्लायर से रिसीव किए, उसकी पेमेंट जनवरी में होगी। तो हम दिसंबर से दोबारा अपना काम शुरू करेंगे, है ना। ड्रेसिंग्स का काम भी हमने दिसंबर से शुरू करना है। दिसंबर के महीने में 2000 पेशेंट डेज थे, जनवरी के महीने में 2000 पेशेंट डेज थे, फरवरी के महीने में आके 3000 हुए। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल फूड एंड प्रोविजन वाला ही। डिलीवरी प्रायर मंथ हुई है, हाँ जी, लेकिन हम तो कैश आउटफ्लो देख रहे हैं ना। कैश आउटफ्लो कब हुआ? कैश बजट बनाते हुए तो हमें सिर्फ कैश आउटफ्लो पे फोकस करना है। डिलीवरी भले जब भी हो, वो तो अक्रूवल बेसिस में वो काउंटिंग हो जाएगी अगर आप डिलीवरी के टाइम पे आउटफ्लो होता हुआ दिखाएंगे। हमें तो कैश बेसिस में वो काउंटिंग करनी है। दिसंबर की पेमेंट जनवरी में हो रही है तो जनवरी में आउटफ्लो दिखाएंगे। जनवरी की पेमेंट फरवरी में हो रही है तो फरवरी में आउटफ्लो दिखाएंगे 2000 पेशेंट डेज के हिसाब से। फरवरी की पेमेंट मार्च में हो रही है तो मार्च में सिर्फ आपने 3000 पेशेंट डेज के हिसाब से आउटफ्लो दिखाया। इज दैट क्लियर? ओहो, मैं दिसंबर की बात कर रही हूँ। जो दिसंबर में रिसीट हुआ उसकी पेमेंट कब होगी? जनवरी में होगी ना। नवंबर वाले की दिसंबर में हो गई ना। हमें नवंबर से कोई गर्ज है ना हमें दिसंबर से कोई गर्ज है। हम तो बात कर रहे हैं जो दिसंबर की रिसीट थी, जो दिसंबर में आपने मेडिसिन वगैरह रिसीव की, उनकी पेमेंट कब करेंगे? हमारे रेलेवेंट पीरियड में हो रही है ना, फ्यूचर में हो रही है, जनवरी में हो रही है, तो इसलिए हम दिसंबर से अपना काम शुरू कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? जनवरी में इन अदर वर्ड्स पेमेंट कौन से महीने की हो रही है? दिसंबर के महीने की हो रही है। फरवरी में कौन से महीने की पेमेंट हो रही है? जनवरी की हो रही है। मार्च में कौन से महीने की पेमेंट हो रही है? फरवरी की। अब बात समझ आई? तो नवंबर को तो हम इग्नोर कर रहे हैं ना। नवंबर में जो रिसीट हुई उससे हमारा कोई काम लेना देना है नहीं, क्योंकि नवंबर की पेमेंट दिसंबर में हो चुकी है। हमने तो ये देखना है जनवरी फरवरी मार्च में कौन कौन से महीनों की पेमेंट्स हो रही है। तो जनवरी में पेमेंट हो रही है दिसंबर की, फरवरी में पेमेंट हो रही है जनवरी की, और मार्च में पेमेंट हो रही है फरवरी की। सिंपल एज दैट। ठीक है? ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। तो ये आपकी पेमेंट्स आ गई ड्रेसिंग्स की। फिर आगे चलते हैं। आगे उसने आपको फिर दैट्स इट, पर पेशेंट डे वाली चीज खत्म हो गया। अब उसने आपको मंथली बता दिया। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन के वो कह रहा है कि जब पेशेंट डेज 2000 होते हैं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का मंथली ओवरहेड होता है 20,000 और 3000 पेशेंट डेज के केस में होता है 30,000। अब सवाल ये उठता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कब होगी?
हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बारे में उसने कोई खास बात हमें नहीं बताई, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? व्हाट विल वी अज्यूम? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम कहेंगे कि अप्रूवल और कैश सेम ही मंथ में हो रहा है। इज दैट क्लियर? और ये जो एक टेक्निकल पॉइंट था ऊपर जिसको मैं कह रही थी कि वो हम क्वेश्चन के साथ साथ देखेंगे, हमने ये वाला पॉइंट देख लिया, ये वाला पॉइंट अगेन चेंजेस से रिलेट करता है, ये वाला पॉइंट हमने देख लिया। ठीक है, कहीं पे कोई चीज ना मेंशन हो कि ये आइटम ऑफ एक्सपेंस इसकी पेमेंट कब हुई, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जिस महीने अप्रूवल हो रहा है उसी महीने कैश पेमेंट भी हो रही है। इज दैट क्लियर? बेटा जनवरी की ड्रेसिंग जनवरी से पहले क्यों रिसीव हो रही हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जो जनवरी में ड्रेसिंग कहाँ लिखा हुआ है, मुझे बता दें कहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहा है? पेड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग मंथ ऑफ रिसीट। इसका क्या मतलब हुआ? मंथ ऑफ रिसीट है फॉर एग्जाम्पल दिसंबर, दिसंबर में जो ड्रेसिंग्स रिसीव हुई है ना, मंथ ऑफ रिसीट हो जाएगा दिसंबर। डिलीवर्ड इन द मंथ, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो, डिलीवर्ड इन द मंथ प्रायर टू यूज। तो बेटा यूज कब करना है उससे तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है ना, यूज कब करना है उससे तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। दिसंबर के महीने में ड्रेसिंग रिसीव हो रही है, बस मैं तो ये बात कर रही हूँ। मैं तो रिलेशनशिप इसके दरमियान बनाया हुआ है, मैंने रिलेशनशिप बनाया हुआ है कि रिसीव कब कर रही हूँ मैं ड्रेसिंग्स। मैं दिसंबर के महीने में कोई ड्रेसिंग्स और मेडिसिन रिसीव कर रही हूँ, अब मैं यूज उसको जनवरी में करूँ फरवरी में करूँ, मेरा उससे क्या ताल्लुक है? मुझे जो पेमेंट का रिलेशनशिप दिया हुआ है वो तो रिसीट और पेमेंट का दिया हुआ है, दैट्स इट। तो मैं भी उसी बारे में बात करूंगी। या तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, या तो मैं ये बात कहूं कि दिसंबर में रिसीव हो रहा है और जनवरी में पेमेंट हो रहा है, या फिर मैं ये कहूंगी जनवरी में यूज हो रही है और जनवरी में पेमेंट हो रही है, एक ही तो बात है। लेकिन मैं इतनी कंफ्यूजन में क्यों जाऊं? मुझे जब उसने ये रिलेशनशिप पेमेंट और रिसीट का बताया हुआ है कि जिस महीने रिसीट हो रहा है उससे अगले महीने पेमेंट होगी, तो मैं इसी टर्म में बात करूंगी ना। दिसंबर के महीने में जो मुझे ड्रेसिंग्स रिसीव होंगी उसकी पेमेंट मैं कब करूंगी? जनवरी में। मैं ये बात कर रही हूँ, दोनों बातें सेम है। आप जो बात कर रहे हो, मैं जो बात कर रही हूँ, दोनों सेम है, दोनों का आंसर भी यही होगा। चले जी, तो क्या अज्यूम करेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का पेमेंट और अक्रूवल दोनों सेम मंथ में हो रहा है ना। जनवरी की अक्रूवल हो रही है और जनवरी में ही हम जनवरी के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास एडमिन ओवरहेड्स क्या आ जाएंगे? जनवरी के महीने में 2000 पेशेंट डेज थे तो वो आ जाएगा 20,000। फरवरी के महीने ऑनवर्ड्स में 3000 हो गए, तो फरवरी ऑनवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की जो पेमेंट होगी वो 30,000 के हिसाब से होगी। अक्रूवल भी हो रहा है और पेमेंट भी हो रही है इसी महीने। आगे चलते हैं, जनरल स्टाफ। जनरल स्टाफ ओवरहेड के बारे में भी उसने आपको नीचे कुछ नहीं बताया हुआ, तो जनरल स्टाफ भी हमारे पास वही होगा। जनवरी के महीने में जनवरी की पेमेंट हो जाएगी, जनरल स्टाफ पेमेंट, यानी कि 40,000 और 50,000। ठीक है, जनवरी के महीने में 40 होगा, फरवरी ऑनवर्ड्स 50,000। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? तीसरी और आखिरी हमारे पास कैटेगरी रह गई अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम अदर एक्सपेंसेस पर आते हैं और इसको हम आ जाते हैं वर्किंग नंबर 2। क्यों भाई? क्योंकि अदर एक्सपेंसेस में रेंट और डेप्रिसिएशन भी तो शामिल है। ठीक है, और रेंट और डेप्रिसिएशन तो इंटायरली नॉन कैश आइटम है, उसको तो कैश बजट में जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं वर्किंग 1 के नीचे आ गई वर्किंग नंबर 2 में। ठीक है, उसी तरह से मैं 3 कॉलम्स में इकट्ठा काम कर लूंगी सारा का सारा। ठीक है जनाब, मेरे पास जो इश्यू आ रहा है वो आ रहा है अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 80, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, 80,000, 100,000 और 100,000। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब इसमें सबसे पहली चीज तो मैं ये करूंगी कि मैं डेप्रिसिएशन पर मंथ को माइनस करूंगी। ठीक है, पर मंथ, हाँ जी, पर मंथ डेप्रिसिएशन कितना है उसने आपको ये बता दिया कि डेप्रिसिएशन जो है वो 2,40,000 पर एनम है। तो मुझे बताएं पर मंथ कितना बनता है? 20,000। और वो ऑब्वियस ही बात है अदर एक्सपेंसेस का पार्ट होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है ना अदर एक्सपेंसेस की पेमेंट क्या है सिवाय इसके। अच्छा जी, 240,000 पर एनम है ना,
तो मुझे बात बताएं, आपने डेप्रिसिएशन पर मंथ, इसमें ये मंथली ओवरहेड्स है ना, अदर एक्सपेंसेस जो आपको क्या बता रहा है वो ओवरहेड्स ऑन अ मंथली बेसिस आर इतना, और अदर एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन भी शामिल है। तो इसका क्या मतलब है, पर मंथ डेप्रिसिएशन कितना बनता है? हाँ तो बेटा निकालना है ना उसको। ये तो उन्होंने अक्रूवल ये तो उन्होंने आपको एक्सपेंस की फिगर बताई हुई है, ये तो ओवरहेड है। ये तो आपने आपको बताया हुआ है कि एक्सपेंस की अमाउंट इतनी है। अब हमें ये देखना है ना कि जितना एक्सपेंस हुआ उतनी की पेमेंट भी हुई है या नहीं हुई है। ऊपर के केस में तो कोई नॉन कैश आइटम नहीं था, तो जितना एक्सपेंस है उतनी पेमेंट है, राइट। नीचे अब हमारे पास डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंसेस में का पार्ट बन गया, तो अब हमें वो निकालना है ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कैश अमाउंट कितनी पेमेंट हुई है ना। तो 20,000 एक्सपेंस आउट हो गया था और होना भी चाहिए था। हम तो इस फिगर को यूज कर रहे हैं क्या निकालने के लिए, कैश रिलेटेड फिगर निकालने के लिए। इज दैट क्लियर? तो 80,000 में 20,000 आपका एक्सपेंस आउट हो गया था, और ये सेम ही होगा ना हर महीने, है ना। 20,000 पर मंथ होगा। किस तरह से कैलकुलेट किया, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज, क्या चीज है मुझे जरा सोच कर बताइए, रेंट की एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे? अच्छा ठीक है जावेद, बिल्कुल करेंगे। ये तो कैश रिलेटेड है ना, ये तो कैश रिलेटेड है, तो क्या इसका कुछ भी नहीं करना? क्या रेंट का फिर कुछ भी ना करें? जावेद तो कह रहे हैं कि रेंट का कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे 20,000 माइनस करें और आंसर निकाल लें, ये हमारे पास हो जाएगी अदर एक्सपेंसेस की पेमेंट। हाँ जी शाहजेब, क्या करें? जो कह रहे हैं कि कुछ करना है, क्या करना है जल्दी से बताएं। अच्छा जावेद, क्या लेस करेंगे? हाँ रेंट दरअसल फरवरी में जाएगा। इस तरह मुझे थ्योरेटिकल आंसर्स ना दे, मुझे ये बताएं करें क्या, किस चीज में क्या, जनवरी में मैं क्या माइनस प्लस करूं, फरवरी में क्या माइनस प्लस करूं, मार्च में क्या माइनस प्लस करूं, मुझे जरा कैलकुलेट करके बताएं। कुछ भी नहीं, मुनीबा कह रही है कुछ भी नहीं, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्प्ले कर दिया। जनवरी में मैं क्या प्लस माइनस करूं, फरवरी में क्या प्लस माइनस करूं, मार्च में क्या प्लस माइनस करूं, मुझे ये आंसर चाहिए। तीनों महीनों से 50,000 माइनस करूं, तीनों महीनों से आप कह रहे हैं कि मैं 50,000 माइनस करूं। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा इधर देखिए, पहली बात तो ये कि रेंट एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है ना, रेंट एक्सपेंस आउट हुआ है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे हम एक्सपेंस आउट करते हैं, है ना। मेरी एक बात बताइए, मुझे बात बताएं, रेंट कितना एक्सपेंस आउट आपने किया होगा? 6 लाख रुपीज पर एनम, है ना, 6 लाख रुपीज पर एनम के बेसिस पे, यानी कि हर महीने एक्सपेंस कितना गया होगा, हर महीने एक्सपेंस आउट कितना गया होगा? बिल्कुल ठीक है मैन, हर महीने एक्सपेंस आउट कितना हुआ होगा? 6 लाख डिवाइड बाई 12, 50,000। अब मुझे बात बताइए, ये 50,000 इस 80,000 में शामिल है, ये 50,000 इस 1 लाख में भी शामिल है, और इस 1 लाख में भी शामिल है। क्या जनवरी फरवरी मार्च हमने तीनों महीनों में 50,000 की कोई पेमेंट की है? नहीं, है ना। हमने कोई तीनों महीनों में 50,000 की कोई पेमेंट नहीं की, तो जरा हम इसको जरा कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं ना कि ये एक्चुअली कोई पेमेंट नहीं हो रही 50,000 की, तो ये बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह हमने यहाँ पे लेस कर दिया रेंट पर मंथ एक्सपेंस आउट, ठीक है। अच्छा अब रेंट का इफेक्ट ही खत्म हो गया, है ना, इन फिगर्स में से रेंट का फिगर ही खत्म हो गया, इफेक्ट ही खत्म हो गया। हमने पेमेंट एक्चुअली की है कितने की? 3 लाख रुपए की। कौन से महीने में? सिर्फ और सिर्फ फरवरी के महीने में। तो मैं अगर आपको ये कैलकुलेट करने को कहूं कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, जनवरी के महीने में 80,000 में से पेमेंट्स कितनी हुई है? सिर्फ 80,000 रुपीज टोटल एक्सपेंस था, जिसमें से डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, और रेंट भी फॉर द टाइम बिंग हम कह रहे हैं कि नॉन कैश है ना। 50,000 की कोई कैश इफेक्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो जनवरी के महीने में आपने, इसका मतलब है पेमेंट सिर्फ कितनी की है? 80,000 में से पेमेंट एक्चुअली हुई है सिर्फ 10,000 की। इज दैट क्लियर? हाँ जी, बात समझ आ रही है?
और अदर एक्सपेंसेस की जो है वो सेम मंथ में पेमेंट होती है, ठीक है जी। तो जनवरी के महीने में जो एक्सपेंस आउट हुआ है पर मंथ बेटा ये 600,000, हम कह रहे हैं कि हमने हाफ रेंट 33 लाख जो है वो फरवरी में पे किया है, वो हम बाद में अलग से एडजस्ट कर रहे हैं। हमने आधा रेंट जो है फरवरी में पे किया है और ठीक है यहाँ पे हमने पेमेंट दिखा भी दी है एक अलग से। पहले हमने रेंट को इंटायरली नलिफाई कर दिया और फिर हम 3 लाख रुपए का इफेक्ट ले आए, तो बात तो वही हो गई है ना मोहसिन। अब फरवरी पर आते हैं। फरवरी में टोटल जो एक्सपेंस आउट हुआ था 1 लाख था। अब आइडियली 1 लाख की पेमेंट भी होनी चाहिए है ना, 1 लाख अमाउंट पेड भी होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता चला कि 1 लाख में से 20,000 तो इंटायरली नॉन कैश है, इसकी तो कभी पेमेंट होनी नहीं है। 50,000 जो एक्सपेंस आउट हुआ है ना रेंट, वो भी हमने फॉर द टाइम बिंग नॉन कैश कंसिडर कर दिया ताकि रेंट का इंटायरली इफेक्ट नलिफाई हो जाए, खत्म हो जाए, एज इफ था ही नहीं रेंट। फिर हमने कहा लेकिन फरवरी के महीने में हमने 3 लाख की पेमेंट की तो है ना, तो हमने फिर वो पेमेंट को दोबारा से इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, फरवरी के महीने में अदर एक्सपेंसेस के जितने भी आइटम्स हैं उनकी पेमेंट एक्चुअली कितनी हुई है, वो हुई है 3,30,000। इज दैट क्लियर? सेम एक्सप्लेनेशन गोज फॉर मार्च। हाँ जी, बात समझ आ रही है? जी जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए, बात समझ में आ रही है? यस और नो? सबको क्रिस्टल क्लियर है? अगेन इसमें सीमा का कोई कमाल नहीं है, इसमें आपका इंग्लिश पे जोर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप अच्छे तरीके से हो जाए, जो पॉलिसीज लिखी हुई हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम आ जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस की पेमेंट्स भी आपने इनकॉर्पोरेट कर ली एंड दैट्स इट। अब क्या करेंगे, टोटल पेमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। जनवरी फरवरी मार्च के महीने में आपने टोटल पेमेंट्स ये कर दी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम काम शुरू करेंगे किसका, जनवरी के महीने में उसने आपको बोल दिया था, ओ नहीं पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है उसको, यहाँ पे इन्होंने कैश, नेट कैश, ठीक है। बेटा ये सारी जो भी वर्किंग है बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली है, जो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की पढ़ी हुई है FR1 में। मतलब ये ऐसा है, पहले अक्रूवल बेसिस पर अदर एक्सपेंस की वैल्यू निकली हुई थी, ऑब्वियसली बात है अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस की फिगर निकाली जाती है, और अक्रूवल बेसिस पर ऐसा हुआ होगा कि हमने रेंट को पर मंथ एलोकेट कर दिया होगा डेफिनेटली, और अब भी 50,000 हर मंथ में से निकाल कर उसी चीज को नलिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है शाहजेब, बिल्कुल ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग। जो आपने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से रेंट जो है वो चार्ज किया होगा हर महीने, वो चार्ज किया होगा 50,000 है ना, क्योंकि उसमें हम पेमेंट थोड़ी देखते हैं कि पेमेंट हो रही है नहीं हो रही, उसमें तो हम बस सीधा सीधा जो एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है उसको चार्ज कर देते हैं, राइट। फिर हमने कहा कि फिर इसका मतलब ये होगा कि 50,000 पर मंथ तो फिर नॉन कैश आइटम है, उसकी कैश आउटफ्लो तो हो नहीं रहा हर महीने 50,000 का, तो हमने उसको नलिफाई कर दिया बिल्कुल डिप्रिसिएशन की तरह। फिर हमने कहा लेकिन रेंट की एक्चुअली पेमेंट हो तो रही है, और वो हो रही है सिर्फ फरवरी के महीने में 3 लाख रुपए की, तो फरवरी के महीने में हमने पेमेंट दिखा दी उसकी। इज दैट क्लियर? टोटल पेमेंट्स में उसको ऐड कर दिया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जनवरी फरवरी और मार्च के नेट कैश, है ना। क्या हिसाब किताब है, क्या रिसीट्स आपके पास है 6 लाख और पेमेंट्स है आपके पास 4,50,000, तो नेट कैश कितना बनता है, इसके आगे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स, है ना। टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स, ये हो गया 1,50,000, और फरवरी के महीने में नेगेटिव बैलेंस चला गया, पेमेंट्स ज्यादा हुई है, 2.5 लाख ज्यादा पेमेंट हो रही है। अभी पेमेंट के ऊपर ओपनिंग पे आते हैं बेटा, सिर्फ अभी हम नेट कैश ले रहे हैं, अभी हम नेट कैश ले रहे हैं, उसके बाद हम नीचे ओपनिंग लिखेंगे, ठीक है। हम तो अभी ये ले रहे हैं ना कि एक महीने में नेट इनफ्लो या आउटफ्लो क्या आया, तो जनवरी की रिसीट्स और पेमेंट्स को नेट कर दिया, फरवरी की रिसीट्स और पेमेंट्स को नेट कर दिया, और मार्च की रिसीट्स और पेमेंट्स को नेट कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हमारे पास आता है ओपनिंग बैलेंस, है ना, और उसको यूज करके हमने क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग बैलेंस। ये तो बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वाली बात हो गई
कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में भी इसी तरह होता था ना, क्या आप पहले निकालते थे नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज, है ना, नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज निकालते थे, फिर उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ऐड करते थे तो आंसर आ जाता था क्लोजिंग। यस, बिल्कुल वैसा ही होगा। अब यहाँ पे उसने आपको क्वेश्चन में ये बात बोली हुई है कि आपके पास 5 लाख का ओवरड्राफ्ट था दिसंबर 97 के एंड पे, तो जनवरी का ओपनिंग कितना हो जाएगा, 5 लाख का नेगेटिव बैलेंस। यस, है ना, 5 लाख का नेगेटिव बैलेंस था, ओपनिंग 1,50,000 की नेट कैश रिसीव हुआ, पॉजिटिव हुआ, है ना, तो हमारे पास थोड़ा ओवरड्राफ्ट कम हो गया। यस और नो, ओवरड्राफ्ट हमारा थोड़ा सा कम हो गया, 3,50,000 पे हो गया। 3,50,000 अब हमारा क्या होगा, 3,50,000 अब हमारा चला जाएगा फरवरी का ओपनिंग बैलेंस, है ना, फरवरी का ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव था और आपने फरवरी में एक्स्ट्रा पेमेंट्स कर दी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, 3,50,000 से 6 लाख हो गया फरवरी के महीने में। मार्च का ओपनिंग बैलेंस इसका मतलब है 6 लाख ओवरड्राफ्ट आ गया। मार्च में हमने नेट कैश रिसीव किया 40 का, तो उससे थोड़ा सा ही फर्क पड़ा, हमारा थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट का मौके कितने पर आ गया, 5,60,000 पर आ गया। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? हमारा कैश बजट यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इतनी सी बात थी बस। जल्दी से अब होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए, कहाँ मैच नहीं कर रहा आंसर, कौन सा है ये, 9 है ये, क्लास वर्क 9, क्लास वर्क 9। ये मैच क्यों नहीं कर रहा, क्लोजिंग बैलेंस 4,50,000, 8,50,000, 8,80,000, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, 8,80,000, ये भी मैच नहीं करा ना। डिलीवर्ड इन द मंथ प्रायर टू यूज, हमें तो यूज का देखना ही नहीं है ना, हमने तो ये देखना है दिसंबर के। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज जरा हमें समझनी है ना, वो 2,000 से 3,000 वो भी तो हुआ है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हाँ ठीक है ठीक है, हमने वो चीज तो स्किप ही कर दी, हमारे यहाँ पे पेशेंट डेज भी तो चेंज हुए ना, है ना, वो चीज तो हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट ही नहीं की। क्यों नहीं की, अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। फरवरी की जो समझे ड्रेसिंग है, ठीक है, फरवरी की ड्रेसिंग जो इस्तेमाल होनी है वो 3,000 पेशेंट डेज के हिसाब से इस्तेमाल होनी है ना फरवरी की, है ना, फरवरी ऑनवर्ड्स, राइट। फरवरी की जो ड्रेसिंग है वो आपको रिसीव होगी जनवरी में, बात समझ आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको, है ना। फरवरी की जो ड्रेसिंग आपने इस्तेमाल करनी है वो रिसीव होनी है जनवरी में, है ना। अच्छा, जनवरी में रिसीव होनी है, उसकी पेमेंट कब होनी है, फरवरी के अंदर। अजीब बात है ना है ना, पेड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग मंथ ऑफ द रिसीव। तो हम जरा इसको जरा बनाते हैं ना, फरवरी में जो इस्तेमाल होनी है वो रिसीव करनी है हमने जनवरी में, और जनवरी में रिसीव हुई है, इसका मतलब है पेमेंट होनी है फरवरी में। तो मुझे बात बताएं, फरवरी की पेमेंट इन अदर वर्ड्स जो फरवरी में आपने यूज करना है वो फरवरी में इन अदर वर्ड्स पे भी करना है ना। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। अब हमने इस चीज के अंदर सिर्फ एक चीज इनकॉर्पोरेट नहीं की, और वो ये नहीं की कि जो हमें, इधर आ जाए जरा, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, समझा देती हूँ। हमने जो
जनवरी में इस्तेमाल करना है। अब देखिए ये जो पूरा स्टेटमेंट उन्होंने बताया हुआ है ना, स्टेटमेंट बताया हुआ है, उसको हम जरा दो तरीकों से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। दिसंबर में जो हमने रिसीव किया है ना, दिसंबर में जो हमने रिसीव किया उसकी पेमेंट कब होनी है, जनवरी के अंदर। एक तो ये बात हो गई। इसी चीज को उन्होंने दूसरे तरीके से भी ये इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, जो यूज होना है जनवरी में वो रिसीव होना है दिसंबर में, यानी ऊपर वाली बात, जो जनवरी में इस्तेमाल होना है वो रिसीव होना है दिसंबर में, और उसकी पेमेंट भी कब होनी है, जनवरी के अंदर। तो हम ये वाली रिलेशनशिप भी बना सकते हैं ना, जो वही मैं आज से शाहजेब ने भी इसको पिन पॉइंट किया था, राइट। ठीक है, दिसंबर में रिसीव करें, पेमेंट जनवरी में करें, ठीक है, लेकिन हम रिसीव कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि वो इस्तेमाल होना है जनवरी के अंदर। उलट बातें नहीं है, बिल्कुल सेम बातें हैं, बिल्कुल सेम बातें हैं। अब इधर देखें, जनवरी में मैंने कितना इस्तेमाल करना है ये मुझे जरा बता दें। जनवरी में मैंने कितना यूज करना है, मैंने यूज करना है 2000 पेशेंट डेज के हिसाब से, ठीक है, 2000 पेशेंट डेज के हिसाब से। अब मैं जनवरी की सिर्फ बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, मैंने आपका पॉइंट भी पिक नहीं किया उस टाइम पे, मुझे लगा आप सिर्फ रिलेशनशिप के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो। मैं इस बात को मतलब इनकॉर्पोरेट करना मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि हमने ये भी तो 3000 का जो चेंज आ रहा है उसको भी तो इनकॉर्पोरेट करना है इसमें, ठीक है। जनवरी में मैंने 2000 यूज करने हैं, तो जो जनवरी में मैंने यूज करने हैं उसकी मैं रिसीट कब करूंगी, रिसीट मैं करूंगी दिसंबर में, है ना। और पेमेंट का उसने रिलेशनशिप रिसीट के साथ बताया, उसने कहा कि जिस महीने में रिसीट हो रही है ना उससे अगले महीने में पेमेंट होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं इधर आ जाती हूँ, फेब्रुअरी की बात करती हूँ। फेब्रुअरी में मैंने यूज कितने करने हैं, 3000, यस और नो। फेब्रुअरी के अंदर मैंने यूज कितने करने हैं, 3000। अब इसको मैं जरा देख लेती हूँ, फेब्रुअरी में यूज करने 3000, इनकी मैं रिसीट कब करूंगी, जनवरी के अंदर, और इनकी पेमेंट कब करूंगी, फेब्रुअरी के अंदर। इज दैट क्लियर? सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने फेब्रुअरी की पेमेंट करनी है ना वो मैंने 3000 के हिसाब से ही करनी है। इज दैट क्लियर? मार्च का जो मैंने यूज करना है, मार्च का मैंने यूज करना है वही 3000 यूनिट्स के हिसाब से। मार्च की रिसीट हो रही है पिछले महीने में और पेमेंट हो रही है करंट मंथ में। ये बात समझ आ रही है सबको? तो मुझे यहाँ पे जनवरी की पेमेंट पता लग गई, फेब्रुअरी की पेमेंट पता लग गई, मार्च की पेमेंट पता लग गई। तो मेरे पास क्या हो रहा है, जनवरी की पेमेंट 2000 के हिसाब से हो रही है, फेब्रुअरी की पेमेंट 3000 के हिसाब से हो रही है, मार्च की पेमेंट भी 3000 के हिसाब से हो रही है। इज दैट क्लियर? ये मैं बात कर रही हूँ किसकी, ड्रेसिंग्स की। हाँ जी, तो यहाँ पे जरा करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। हमने ड्रेसिंग्स की कैलकुलेशन में इस चीज को, ये चीज इनकॉर्पोरेट होने से रह गई, ठीक है। हाँ जी, यस और नो, बात समझ आती है? तो आपने इसको ठीक करना है, इसकी वजह से ये पेमेंट आपकी चेंज होगी, इसकी वजह से नेट कैश आपका चेंज होगा और क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा। क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा तो आपके पास एक और चीज क्या चेंज हो जाएगी, यहाँ की ओपनिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा, ये 6,30,000, और इसका क्लोजिंग चेंज हो जाएगा। अब बताइए कोई मसला, कोई परेशानी? ये ड्रेसिंग्स वाली बात सबको समझ आ गई? चलें जी, जल्दी से होम असाइनमेंट नोट करें, फिर ऑडिट की क्लास के लिए भागें सारे। एक मिनट जरा देखने दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में टैक्स का बस ना हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने जो है वो कैश बजट बनाना है, कैश फोरकास्ट है मंथ वाइज फ्रॉम सितंबर 2018 टू फरवरी 2019, यानी कि कितने महीनों की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने की आपने सेल्स बजट बनाना है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है जनाब, इसको अटेम्प्ट करेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो कल इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अनस, आपकी ऑडिट की क्लास है अभी? ओ अनस लेफ्ट, मैंने हालांकि उनको कहा था कि रुकेगा। चले, आई विल कांटेक्ट हिम ऑन व्हाट्सएप माय सेल्फ। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।